हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहूँगा आप पहले जाकर ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखें। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर इस आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो हम आज हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएंगे, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक में हम इन्हीं को समझेंगे। दूसरे टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम देखेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और फिर तीसरे टॉपिक में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये देखेंगे हम इस तीसरे टॉपिक में। तो ये जो शुरू के 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये बाकी का जो 2 टॉपिक है जिसमें क्या है कि JEE CUP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया रहेगा। ये दोनों टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। क्या सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे बोलते हैं, आइए इसे समझते हैं। देखिए इसकी परिभाषा में क्या लिखा है कि जब प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर देखता है, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप हमेशा जब किसी चीज़ को अपने से ऊपर की ओर किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो उन्नयन कोण क्या होता है, हमेशा जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या है, ये जो है इसे कहते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये वाली जो लाइन है जो ये आँखों से देखी जा रही है ऊपर की ओर, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है, यही होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। इसको देखिए और क्या लिखा हुआ है, देखिए आसान भाषा में लिखा हुआ है, जब हम किसी ऊंची चीज़ को, जैसे मीनार हो, पेड़ हो या फिर पहाड़ हो, को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हैं तो हमारी नज़र और ज़मीन के बीच जो कोण बनता है उसे ही हम उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या चीज़ है, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। इसकी परिभाषा देखते हैं, जब प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने सिर के नीचे देखता है, अपने सिर के नीचे देखता है तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। यानी कि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब इससे नीचे की ओर देखते हैं, मतलब कि जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर होता है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है इन दोनों लाइन के बीच में, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि आसान भाषा में, जब हम किसी नीचे की चीज़, जैसे कि बालकनी से नीचे खड़ा कोई व्यक्ति देखता है, खड़े होकर बालकनी में नीचे की ओर अगर आप देखते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग के आप टॉप पर खड़े हैं, उसके छत पर खड़े हैं और वहाँ से आप नीचे की ओर देखते हैं, तो देखने के लिए अपना सिर नीचे करते हैं तो हमारी नज़र और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वह अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं। आइए देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो हम समझते हैं। आपने गौर किया होगा कि इसमें हमेशा क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल बनेगा। इसमें हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है। मान लीजिए यहाँ से देखा जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट है। और ये क्या होगी, किसी मीनार की हाइट या किसी बिल्डिंग की हाइट या फिर किसी पोल की हाइट या पेड़ की हाइट होगी।
तो इन तीनों से मिलके क्या बन रहा है, इन तीनों से मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पर कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, थीटा है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इस थीटा से जब देखा जा रहा है तो यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम राइट ट्रायंगल में अक्सर करते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं हाइट, इसे मान लेते हैं हाइट h। और ये जो ट्रायंगल का जो बेस है, ये जो है क्या है, ये जो ट्रायंगल का बेस है, मान लेते हैं इसे क्या, इसे एक डिस्टेंस मान लेते हैं। ये दूरी दर्शाता है। मान लीजिए यहाँ से देखा जा रहा है इस पेड़ के टॉप को या फिर इस बिल्डिंग के टॉप को, तो ये क्या होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ये दूरी होगी। तो ये हो गया डिस्टेंस। और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। तो लाइन ऑफ साइट, डिस्टेंस और हाइट, ये मिलके बनता है एक राइट ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऊंचाई यानी कि हाइट को ही क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो हाइट है ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया। हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखा था कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हाइट हमारा परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है, वो किसे हम लेते हैं, आधार को यानी कि बेस को। थीटा के हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखा था कि थीटा के साथ वाला ये जो होता है साइड, ये इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इसी बेस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो दृष्टि रेखा होगी, जो लाइन ऑफ साइट होगी, ये क्या होगी, ये हाइपोटेनस की जगह होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस ही क्या हो जाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन लाइन मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, इसमें अक्सर टेन थीटा का इस्तेमाल होता है। टेन थीटा का हमेशा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बाकी के भी इस्तेमाल होंगे, साइन कॉस का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन टेन थीटा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमें हाइट और डिस्टेंस ही निकालना होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या निकालना होता है हमें, हाइट और डिस्टेंस। तो हाइट और डिस्टेंस यानी कि इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, अगर इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हाइपोटेनस है, तो आपको याद होगा कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसी परपेंडिकुलर को हमने हाइट माना है और इसी बेस को हमने डिस्टेंस माना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जनरली निकालना होता है इस चैप्टर में, इसलिए ज़्यादातर टेन थीटा का ही इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा। आगे देखते हैं, आगे हम क्या है, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 30 मीटर दूरी पर स्थित एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से यहाँ पर समझिए। क्या लिखा है कि 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को, मतलब एक मीनार है यहाँ पे, देखिए ये एक मीनार है और इससे 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। ये क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है व्यक्ति, यहाँ से यहाँ के 30 मीटर। और ये जो व्यक्ति क्या करता है, इस मीनार के शीर्ष को, इस मीनार का ये शीर्ष हो गया ऊपर वाला पार्ट, तो इस मीनार के शीर्ष को जब देखता है तो वहाँ पर जो उन्नयन कोण बनता है वो कोण कितना बनता है, वो क्वेश्चन में दिया है कि 30 डिग्री बनता है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम अ टावर, टावर से, ये जो टावर है, टावर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ऑब्जर्व इट्स टॉप, उसके टॉप को देखता है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हमें हाइट यहाँ पर निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। मान लेते हैं कि टावर की हाइट को हम h मान लेते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ABC होगा। तो यहाँ पर देखिए AB के वैल्यू को निकालना है, यानी कि h की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर tan की वैल्यू लगेगी, tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 ये है, एंगल 30 ये है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने क्या माना है, h माना है। और बेस, बेस क्या है, ये बेस क्या है, 30 मीटर ये बेस है। तो बेस की जगह पे हम लिख देंगे 30। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन 30। तो tan 30 की क्या वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
और ये फिर इधर क्या होगा h/30 होगा। यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 30 को उधर भेजेंगे तो ये क्या होगा 30 इधर ऊपर चला आएगा 30/√3। अब याद रहे कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचे रूट की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। इसको क्या करेंगे यहाँ पर हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। यहाँ से हमारा h का क्या वैल्यू आया है, h का वैल्यू आया है 30/√3। अब नीचे से अगर रूट हटाना है तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 को दोनों ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो 3 है ये इस 30 से 10 बार में कट जाएगा तो वो ये हो जाएगा 10√3। तो ये जो हाइट ऑफ टावर है वो कितना आया हमारा यहाँ पे 10√3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10√3। तो इसमें आपने देखा कि हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर ज़्यादातर tan का इस्तेमाल होगा, tan थीटा का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादातर होगा। इसके अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है, साइन कॉस का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर tan थीटा का ही इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए tan के सभी एंगल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि tan के सभी एंगल पे क्या क्या वैल्यूज़ होती है। tan का हम देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर tan की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो ये सभी tan की वैल्यूज़ होती हैं। ये tan की वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। यानी कि हम एक यहाँ पर मीनार बनाते हैं और इसकी हाइट दिया हुआ है 20√3 मीटर। ध्यान रहे हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम आप बनाएंगे तो गलतियाँ सबसे कम होंगी, बिना डायग्राम के आप करेंगे तो गलती हमेशा करेंगे। इसलिए डायग्राम तुरंत से तुरंत बनाएं, हर एक सेंटेंस को अच्छे से समझिए और उसका डायग्राम बनाइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको लिए आसानी हो जाएगा आंसर निकालना। तो क्या दिया है, एक मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। मीनार के पाद से कितनी दूरी पर स्थित व्यक्ति, यहाँ पर पाद का क्या मतलब होता है कि मीनार की ये जो नीचे, ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे पाद बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये शीर्ष बोलते हैं। तो पाद से कितनी दूरी पर स्थित एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखेगा। फिर से देखिए क्या लिखा है सेकंड वाला सेंटेंस कि मीनार के पाद से कितनी दूरी पर स्थित व्यक्ति, ये मीनार का पाद हो गया, इसकी कितनी दूरी पर एक व्यक्ति यहाँ पर स्थित होगा जो क्या करेगा, मीनार के शीर्ष को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखेगा। मीनार का शीर्ष ये रहा, तो मीनार के शीर्ष को 60 डिग्री के, ये 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखेगा। तो ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी x जो है यही आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो यहाँ पर भी देखिए क्या क्या है, यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर अगर ये थीटा है, आपका थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस हमें निकालना है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा tan थीटा का ही इस्तेमाल होगा। तो थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20√3 अपॉन बेस की वैल्यू हमने x मानी है। तो यहाँ से क्या होगा, tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पर हो गया 20√3 अपॉन x। तो यहाँ से √3 डायरेक्टली काटा जा सकता है और यहाँ से x को जब इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। तो x का क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 20। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि x की क्या वैल्यू होगी, यानी कि इस डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 20। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और डेटा आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको tan 45 के बारे में। tan 45 डिग्री, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये तो आपको पता होगा। तो और ये भी पता है कि tan की जो वैल्यू होती है वो होती है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो tan 45 की वैल्यू 1 है और tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अगर ये दोनों आपस में क्या होगा, इसका मतलब बराबर हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि जब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जो रेशियो है उनकी वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किसी भी रेशियो का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में दिया है एक इस तरीके का कुछ सिचुएशन दिया है जहाँ पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल जो है ऑफ डिप्रेशन जो है यानी कि थीटा की वैल्यू उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री दिया हुआ है तो ध्यान रहे कि 45 के केस में क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए परपेंडिकुलर यानी कि ये जो हाइट होगा, ये हाइट और ये जो डिस्टेंस बेस, ये जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर क्या निकल के आता है कि हाइट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किस केस में, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दी हो हाइट की, मान लीजिए हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 200 मीटर, 200 मीटर अगर क्वेश्चन में दी हुई है और एंगल 45 दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट आप डिस्टेंस को भी 200 मीटर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री के केस में क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। इसलिए हाइट की जो भी वैल्यू दी होगी डिस्टेंस की भी वैल्यू आप वही ले लेंगे 45 के केस में। और अगर डिस्टेंस की वैल्यू दी है तो हाइट भी क्या हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ किसके लिए होती है, ये चीज़ ध्यान रहे हमेशा tan 45 के लिए ही होती है, मतलब एंगल 45 के लिए ही ये वाला ट्रिक यूज होता है। आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके टाइप्स हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है वो है एक वस्तु से संबंधित समस्याएं। जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर एक वस्तु के बारे में कुछ बात होगी, जैसे कि कोई एक मीनार होगी या फिर भवन होगा या फिर सिर्फ एक पेड़ की ऊंचाई के बारे में बात करेगा या फिर दूरी के बारे में बात करेगा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से सॉल्व करते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, एक मीनार जमीन पर सीधी खड़ी है। देखिए एक मीनार है, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। एक मीनार हमने बनाया, एक मीनार ज़मीन पर सीधी खड़ी है, ज़मीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। मतलब ये जो बिंदु है ये मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। ये मीनार का पाद हो गया, यहाँ से इससे 15 मीटर की दूरी पर, ये 15 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 15 मीटर की दूरी पर ये बिंदु मौजूद है। इस बिंदु के बारे में क्या लिखा हुआ है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है इस बिंदु से। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई यानी कि यहाँ पर हाइट, मीनार की जो हाइट है h हम मान लेते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये तो अभी जो हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा, tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है, tan 60 इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस होगा। तो हाइट h हमने लिया है और डिस्टेंस नीचे क्या है 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो 15 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 15√3, h की वैल्यू हो जाएगी 15√3। तो इस तरीके से ये वाला टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान होता है, यहाँ पर ज़्यादातर tan का ही इस्तेमाल होता है। तो कितना हो जाएगा 15√3 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है जब दो वस्तुओं के बीच में संबंध समझाया जाए। ऐसे प्रॉब्लम्स हों जिसमें कि दो वस्तुएं वहाँ पर मौजूद हो। कभी कभी क्या होता है एक ही बिंदु से दो अलग अलग वस्तुओं का उन्नयन कोण दिया होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए वो देखते हैं। मतलब यहाँ पर दो एंगल ज़्यादातर मौजूद होंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, एक देखने वाला व्यक्ति 10 मीटर ऊंचाई इमारत से, एक देखने वाला व्यक्ति 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर बैठा है। ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर ऊंची इमारत मैंने बना ली। कितना दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची इमारत है, इसके शीर्ष पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।
वह सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, मतलब कि यहाँ पर ये सड़क होगी, मान लीजिए इस सड़क के दूसरी ओर एक दूसरी मीनार है, उसके शीर्ष को, देखिए ये उसका शीर्ष हो गया, ये मीनार का शीर्ष हो गया, तो इसके शीर्ष को जब वो देखता है तो क्या होता है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये उन्नयन कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। वो जब यहाँ से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, तो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही क्या होगा, 30 डिग्री बनाएगा ये वाला। और क्या लिखा है इसके आगे देखिए, और मीनार के पाद को 45 डिग्री के अवनमन कोण को देखता है। और यही आदमी यहाँ से मीनार के पाद यानी कि इस पॉइंट को ऐसे करके आप मिला लीजिए, तो इस पॉइंट को क्या करता है, 45 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो हाइट है, मीनार के इस हाइट को निकालना है, इसे हम स्मॉल h मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने अभी बताया था कि 45 के केस में हमेशा क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है 45 के केस में। तो यहाँ देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल 45 है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होगा कि नहीं। फिर से देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा। इसको ऐसे देखिए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है अभी भी देखने में, तो ये राइट ट्रायंगल बना, ये 45 डिग्री बना। इस 45 डिग्री के सामने वाला ये वाला साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड हो गया, इसके साथ वाला ये वाला साइड हो गया बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और बेस है। 45 के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, ये वाला और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब ये वाला साइड है कितना, अगर ये ऊंचाई को ध्यान से देखिए तो ये वाली ऊंचाई कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में 10 मीटर दी हुई है, और यही ऊंचाई के बराबर तो ये वाली ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई के ही बराबर ये वाली ऊंचाई तो होगी। तो अगर ये वाला 10 मीटर है तो ये वाली ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो इस ऊंचाई को भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 मीटर लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि इस ऊंचाई के ही बराबर ये वाली लंबाई होगी। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा, अगर ये वाला 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा। अब ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया, जहाँ पर कि हमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिल चुका है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को गौर करिए, तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ये वाली दूरी अगर हम निकाल लें, नीचे वाली दूरी तो हमें पता चल गई है ये वाली कि 10 मीटर होगी। अगर ये ऊपर वाली दूरी भी हमें पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें टोटल हाइट हमें पता चल जाएगी। तो इसके लिए हमें ये ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या करना होगा, ये वाला दूरी निकालना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan का जब इस्तेमाल करेंगे, tan 30, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बेस की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें ये ऊपर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल को आइए सॉल्व करते हैं। ये दिया है 30 डिग्री, ये हाइट हमें निकालनी है, और ये दिया है, ये आया है हमारा 10 मीटर, इसको हम फिलहाल x मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 10। अभी tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, tan√3, x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 10/√3, 10/√3। अब रूट नीचे आ गया तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा tan√3 और नीचे वाला हो जाएगा √3 × √3 यानी कि 3। तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ऊपर का ये वाला डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना आ गया, tan√3 अपॉन
3 और ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये कितना आया था, ये हमारा आया था 10। तो ये जो टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट क्या आ जाएगी, ये टोटल हाइट हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, h इज इक्वल्स टू 10√3/3 प्लस 10। यही इसका आंसर हो जाएगा, 10√3/3 प्लस 10। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 एंगल दिया हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला ये एक और टाइप है, उसको देखते हैं, वो क्या है। तीसरा टाइप है छाया से संबंधित समस्याएं। छाया यानी कि शैडो। अगर किसी क्वेश्चन में शैडो दिया है कि किसी कोई चीज़ खड़ी है और उसका शैडो बन रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया है कि सूर्य की ऊंचाई यानी कि उन्नयन कोण और वस्तु की छाया के बीच का जो संबंध है यहाँ पर वो देखना है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ज़रूर किसी लाइट या फिर सूरज की बात की जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर कोई ये ज़मीन है, इस पर यहाँ पर कोई एक टावर या फिर पोल खड़ा है। यहाँ पर मान लीजिए एक पोल है, तो ये इसका जो परछाई बनेगा वो किधर बनेगा, देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ से जो सूरज की रोशनी आएगी वो इस तरीके से जब जाएगी तो इस टावर की जो परछाई पड़ेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। ये हो जाएगी टावर की परछाई। तो ये तीनों जो साइड है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों साइड मिलके क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा, एक राइट ट्रायंगल बनाएगा जहाँ पर कि ये 90 डिग्री होगा। और ये थीटा या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो थीटा क्वेश्चन से निकालना होगा। तो आइए देखें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 1:3 का। तो ये जो मीनार है, मान लेते हैं कि ये जो इसकी हाइट है वो है h, इस मीनार की ऊंचाई है h और इसका ये जो छाया है मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1/√3। तो ऊंचाई और छाया यानी कि h और x का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया है 1/√3 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला एंगल थीटा जो है ये हमें निकालना है कि कितना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, यह निकलेगा tan थीटा से। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू होगी h/x tan थीटा की वैल्यू होगी। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है h/x की वैल्यू 1/√3। इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/x की जगह पर रख देंगे 1/√3। अब बताइए कि tan में थीटा की किस वैल्यू के लिए tan की वैल्यू 1/√3 आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, tan 30 और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हमें पता चलेगा कि यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा की जो वैल्यू पूछी थी वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को किया जाता है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इस चैप्टर का पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें हमने थ्योरी को समझाया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 भी आएगा, उस पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपके परिवार में कोई भी सदस्य पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को भी उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।